कपड़े का नहीं है, कपड़े का है। तुम्हारा कपड़े का है, कपड़ा है, वैक्सीन है ना, अब तुम्हारे वैक्सीन कहीं पे है। क्या पढ़ रहे थे हम तब? भारत की जलवायु प्रभावित करने वाला, भारत की जलवायु में क्या हुआ था? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे? अक्षांश, ठीक है, ऊंचाई, क्या हो गया, ठीक है। ये भैया आप दिक्कत करेगा, या तो मेरे ऐसे करना पड़ेगा, ये लगेगा ना कॉर्नर, दिक्कत होगी। ऊंचाई, ऊंचाई के साथ तापमान, तापमान है ना, समुद्र से दूर, वायु ताप भी लिखने आए तो अच्छा रहेगा। अब ये बता रहे हैं कि घबरा जाते हो। फ्लैश, पवन, तंत्र है ना, सिस्टम, विंड सिस्टम, समुद्र से दूरी, सागरीय जल, उच्चावच कितना नहीं हुई? हो गए, ठीक। आज पढ़ाते पढ़ाते कंधे में दर्द हो जाएंगे। हाँ बताओ, कल क्या कहा था ना पढ़ के आना? कौन कौन पढ़ के आए? कल बहुत लोग जोश में कह के गए थे कि हम पढ़ के आएंगे। बताओ, जो इतना जोश में कह के गए थे, कौन नहीं आया? चरण, सिर्फ चरण ही कह के गया था, मुझे तो था बहुत लोग कह के गए। अक्षांश क्या था? अक्षांश बताया था कल, क्या बताया था अक्षांश में? बताओ हैं? अक्षांश में क्या बताया थे? किस तरह से अक्षांश रेखाएं जलवायु को क्या करती है, भारत की जलवायु को निर्धारित करती है। अभय बोला था, अभय भी नहीं आया। बताओ, कल पढ़ाया आज भूल गए। ये तो तुम्हारी वो वाली बात होगी, हिस्ट्री इतनी बेवफा, रात में पढ़ी सुबह सफा। ऐसा हम केमिस्ट्री के कहते थे, केमिस्ट्री इतनी बेवफा, रात में पढ़ी सुबह सफा। उसकी रिएक्शंस याद ही नहीं होती थी, कितना भी याद कर लो होती ही नहीं थी। हाँ बताओ, अक्षांश रेखाएं क्या थी? जैसे ही 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जाओगे, टेम्परेचर क्या होता जाएगा? गिरता जाएगा, है ना, कम होता जाएगा। जबकि आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यानी कि भूमध्य रेखा के पास टेम्परेचर सबसे ज्यादा अधिक हो जाए। इसका रीजन क्या था? पृथ्वी पर अपने अक्ष की ओर झुके होने के कारण सूर्य का प्रकाश क्या पड़ता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पूरे साल में कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर लंबन यानी कि समकोण का क्या बनाता है? समकोण में पड़ता है, यानी कि 90 डिग्री एंगल में पड़ता है। उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश क्या पड़ता है? तिरछा, यानी कि 45 डिग्री एंगल बनाता है। उसके ऊपर ध्रुवों के पास सूर्य का प्रकाश 6 महीने दिन और 6 महीने की रातें होती है। तो इस प्रकार अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं? पृथ्वी पर ही कह लो या भारत की जलवायु को प्रभावित करने का कारण है। अब तुमको पता है भारत से कर्क रेखा बीचों बीच से निकलती है। कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सा कटिबंधीय क्षेत्र है? कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सा कटिबंधीय क्षेत्र है? इतना दिमाग याद रखा करो, उस कटिबंधीय क्षेत्र। कर्क रेखा के दक्षिण उत्तर में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो दोनों ही क्षेत्र की जलवायु क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए थी। यानी कि आपने अब देखो जलवायु निर्धारण कर रहा है ना, तो अब
दक्षिण भारत में ही चले जाओ, टोपा जो लगाए हुए हो वो टोपा उतर जाएगा, जो जैकेट पहने वो जैकेट भी उतर जाएगी। इसका कारण क्या है? मैंने यही तो कहा, इस समय सर्दियां चल रही हैं, दक्षिण भारत में चले जाओ तो ये टोपा उतर जाएगा, और यहाँ और पहाड़ों पे चले जाओ तो टोपा इस साइड में डबल टोपा लग जाएगा। क्यों है ये डिफरेंस बताओ? इतना ताप अंतर क्यों पाया जा रहा है? ये जो उत्तर भारत है वो कर्क रेखा के ऊपर है। उत्तर भारत है तो कर्क रेखा के ऊपर है, यानी कि उत्तर में अवस्थित है, और दक्षिण भारत कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है, जिस कारण वहां पर कैसी जलवायु पाई जा रही है? उष्णकटिबंधीय, और उत्तर भारत में शीतोष्णकटिबंधीय, पर हम संपूर्ण भारत को भरते किसमें है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में रहने के कारण सिर्फ क्या है हमारा? हिमालय है ना। उत्तर में हिमालय होने के कारण वो क्या करता है, वो जो पवनें आती हैं, कौन सी? वर्षा वाली पवनें, उनको उत्तर में यानी कि चीन की तरफ जाने से बाधित करता है, और शीत ऋतु को भारत में आने के लिए बाधित करता है। अगर वही शीत ऋतु गर्मी में भी आती तो आपके यहाँ गर्मी में भी यही वाला मौसम रहता जो इस समय महसूस कर रहे हो। इस समय महसूस का मतलब ये वाला टोपा वाला नहीं, जो अक्टूबर नवंबर और आपका फरवरी में महसूस करते हो वो वाला मौसम आपका कब रहता? मई जून की तरफ में रहता। समझ में आ गया? इतना ज्यादा ठंडा नहीं पड़ता, बस हिमालय होने की वजह से क्या हो रहा है, इतना ज्यादा गर्म पड़ता है क्या? उत्तर भारत में। क्लियर हो गई ये चीजें? इसलिए उत्तर भारत में भारत के उत्तर में हिमालय अवस्थित है, इसलिए हम उसकी मानसूनी जलवायु की बात करते हैं। वरना भारत का विस्तार कौन से? दक्षिण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र दोनों में ही क्या है? भारत का विस्तार है। अब जैसे ही क्या होता है, शीत है यानी कि शीतोष्ण है, तो उष्ण से क्या होगा? ठंडा होगा ना। यही कारण है कि जब हमारी क्या होती है, शीत ऋतु आती है, तो शीत ऋतु में उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है, जबकि दक्षिण भारत का तापमान समान रहता है। तो क्या लिखवाया था? यही चीज तो लिखवाई थी। दक्षिण भारत में तापमान क्या रहेगा? समान रहेगा, जबकि उत्तर भारत में तापमान में क्या पाई जाती है? विषमता पाई जाती है। यहाँ गर्मियां अधिक और सर्दियां अधिक ठंडी होती है, जबकि दक्षिण भारत में सर्दियां और गर्मियां चाहे ग्रीष्मकाल हो चाहे शीतकाल हो कैसा रहता है? समान रहता है। तो पता चल गया अक्षांश रेखा। अब हम बात करते हैं ऊंचाई की। अच्छा ऊंचाई बताओ, ये तो चरण का था, तो चरण का इंतजार कर लेंगे। चरण बोला था मैं बताऊंगा, ऊंचाई और आज गायब हो गया। क्या है? एल्टीट्यूड, ऊंचाई। कैसे ऊंचाई भारत की जलवायु पर क्या करती है? इफेक्ट डालती है। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, गिरावट आती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तापमान में क्या हो जाएगी? गिरावट आ जाएगी। इसलिए आप देखोगे भारत में पर्वतीय क्षेत्र कैसे पाए जाते हैं? ठंडे, है ना। मैदानों की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्र में क्या पाया जाएगा? तापमान कम पाया जाएगा। ऐसे जितना भी दक्षिण भारत में हो, दक्षिण भारत में क्या है? टेम्परेचर हाई। अगर हम इधर से कंपेयर करें उत्तर भारत से, उत्तर भारत दक्षिण भारत में कंपेयर करेंगे, पर फिर भी जब आप नीलगिरी वगैरह पे जाओगे तो पहाड़ी क्षेत्र आ गया, तो वो पहाड़ी क्षेत्र में वहां पर टेम्परेचर स्थल से क्या होगा? कम होगा। तो पर्वत पे मतलब सीधे सीधे इसमें लिखने वाला नहीं है, समझ लो, लिखना अपने आप से, ठीक है। ये सारा तुम्हारा होमवर्क है, जो प्रभावित करने वाले कारक है ना, ये आप आंसर राइटिंग में करके लाओगे। भारत की जलवायु और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के वर्णन कीजिए। पहले तो अपना लिखो आंसर राइटिंग के लिए चीज, हेडिंग लिखवानी हो जो एक्सप्लेन करूं वो आपको अपने शब्दों में लिख के लाना है, और बाकायदा चित्र बना के। हर एक का चित्र बन सकता है इसमें, अगर आप बनाने का प्रयास करोगे तो, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। तापमान भी बन जाएगा ना बेटा, जब ऐसे पहाड़ बनाओगे, है ना, तो ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा ना। मतलब ऊंचाई पे जो तो फिर आ जाएगा तापमान नहीं आएगा ना, तापमान की अवधारणा अलग होगी ना। तापमान में प्रभावित हो सकता है, तो रेगिस्तान में रात दिन में बहुत ज्यादा तापमान होता है, रात को ठंडा होता है। हो सकता है। तापमान मत बनाना, मत बनाना। तापमान बनाना चाहोगे तो क्यों तापमान में क्या ले लोगे? अगर हम सूर्य ताप की बात करें तो सूर्य ताप पूरे
तापमान की बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भाई तापमान की, सीधे सीधे किससे इफेक्ट कर रहा है ये आपका अक्षांश रेखाओं से। सूर्य ताप पूरी पृथ्वी पर एक समान नहीं पड़ता है। पूरी पृथ्वी पे सूर्य का ताप क्या होता है, विभिन्न विभिन्न मात्राओं में पड़ता है, जिसमें सर्वाधिक सूर्य ताप कहाँ मिलता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सर्वाधिक सूर्य ताप मिलता है। उसके उत्तर और दक्षिण में सूर्य ताप की मात्रा क्या हो जाती है, घटती जाती है। चलिए तो इसको आप ऐसे ही लिखोगे। अब बात करते हैं वायुदाब। वायुदाब पेटियां कल बताई थी कितनी होती हैं, 7 वायुदाब पेटियां होती हैं। कहाँ कहाँ अवस्थित है, देख के लाए, क्योंकि पूरा ही चैप्टर जलवायु वायुदाब पर डिपेंड करता है। जलवायु का पूरा ही चैप्टर ताप वायुदाब, और ताप बढ़ने पे आर्द्रता बढ़ेगी या कम होगी, आर्द्रता कम होगी, नहीं बढ़ेगी। बताओ ताप बढ़ने पर आर्द्रता बढ़ेगी या कम होगी, आर्द्रता बढ़ेगी। कहाँ बढ़ेगी, ताप बढ़ने पर आर्द्रता, मतलब जो मकर रेखा के बीच में आर्द्रता बड़ी होती है, उसको कारण है बारिश का अधिक होना। ताप बढ़ने पर आर्द्रता बढ़ेगी या कम होगी, और वर्षा की मात्रा अधिक है या कम है, वो कौन निर्धारण करता है, ताप निर्धारण करता है। ताप के कारण वर्षा की मात्रा अधिक या कम वायु की आर्द्रता पर निर्भर करता है। वायु जितनी आर्द्र होगी वर्षा उतनी, यानी वायु में जितनी नमी होगी वर्षा उतनी अधिक होगी। शुष्क वायु में वर्षा नहीं होती है, चाहे ताप कितना भी बढ़ जाए। ठीक है, ताप बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, और जब वाष्पीकरण की दर बढ़ती है तो वायु में नमी की मात्रा भी बढ़ जाती है। ऐसे थोड़ा सा टॉपिक वो है कॉन्सेप्ट जो क्लियर रखो अपने। हाँ, तो हम बात करेंगे वायुदाब। वायुदाब के 7 पेटियां होती हैं। वायुदाबी क्या करता है, पवन संचरण को क्या करता है, योगदान देता है। उच्च वायुदाब से पवनें कहाँ जाती हैं, निम्न वायुदाब की ओर जाती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसमें आता है, और जब ये वायुदाब की पेटियां शिफ्ट होती हैं, स्थिर है, शिफ्ट होती है, कौन कौन सी दिशा में होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में होती हैं। वेरी गुड, क्लैपिंग कर दो। किसके लिए, वीरपाल के लिए। कहाँ से 4 दिशाएं तुम ले आए हो, है वायुदाब पेटी तुम्हारी पृथ्वी पर है, उत्तर और दक्षिण ही क्या होती हैं, शिफ्ट होती हैं। जैसे ही ये वायुदाब पेटियां उत्तर या दक्षिण में शिफ्ट होती हैं, फिर क्या होता है, वायुदाब पेटियों के साथ ही ये पवन तंत्र भी क्या हो जाता है, ये जो विंड सिस्टम है वो भी क्या होता है, शिफ्ट होता है। अगर उत्तर में है तो उत्तर में शिफ्ट होगा, दक्षिण में है तो दक्षिण में शिफ्ट होगा। यही पवनें जब शिफ्ट होती हैं, वायुदाब पेटियां जब शिफ्ट होती हैं, यही बनाता है आपके भारत को मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र। मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र क्यों कह रहे हैं, यहाँ मानसूनी जहाँ जलवायु होगी वहां पर पवनें 6 महीने कहाँ से चलेंगे, स्थल से समुद्र की ओर, और 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर। ग्रीष्म काल में पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। वेरी गुड, ग्रीष्म काल में पवनें समुद्र से स्थल की ओर, जबकि शीत काल में पवनें कहाँ से चलती हैं, स्थल से समुद्र की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। वर्षा अधिक कौन करवाएगा, सर्वाधिक वर्षा कौन सी करवाएंगे बताओ, जो समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी। क्यों, क्योंकि मैं वो वायु जो आती है उनके साथ में नमी की मात्रा अधिक हो जाती है। वो पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। जब पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी तो अपने साथ क्या लेके आती हैं, वायु। वायु में नमी की मात्रा अधिक होती है, यानी कि आर्द्र युक्त वायु होती है। और जो पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं वो आर्द्रविहीन वायु होती हैं, उनमें आर्द्रता नहीं पाई जाती है। इसलिए जो आपका उत्तर पूर्वी मानसून है वो वर्षा नहीं करवाता है, यानी कि वर्षा करवाने में क्या होता है, असमर्थ होता है। पता चल गया। वायुदाब पवन संचरण भी क्या करेगा, आपके भारत के जलवायु को निर्धारित करता है, क्योंकि पवन संचरण में भारत में जो मानसूनी जलवायु पाई जाती है उसका कारण मेनली यही है कि यहाँ पर 6 महीने पवनें स्थल से समुद्र और 6 महीने समुद्र से स्थल चलती है। समझ में आ गया। अगली हम बात करते हैं समुद्र से दूरी कैसे डिपेंड करती है। समुद्र के आसपास में हमेशा मतलब एक सा मौसम रहता है, मतलब लगभग में वहाँ पे ना गर्मी होती है ना ठंड होती है। लगभग वहाँ पर क्या है,
जो जलवायु होती है सामान्य पाई जाती है। विषमता कहाँ पाई जा रही है? क्योंकि दोनों ही भूखंडों में क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर जो तुम यहाँ पर बात कर रहे हो समुद्र की दूरी या मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु का एक कारण जब हम उसमें पढ़ेंगे, चलो अभी थ्योरी बताएंगे ना तब उसमें बता देंगे, यहाँ पर नहीं बता रहे। हाँ बताओ, समुद्र से दूरी, समुद्र के पास वर्षा अधिक होगी क्या? जी मैम, इससे फिर आगे बढ़ते जाएंगे कम कम होती जाएगी क्या? समुद्र से स्थल की ओर। हाँ, समुद्र से स्थल की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। क्यों होती जाएगी, यही पूछ रही हूँ कारण। वो नमी है समुद्र से, मतलब कहने का तरीका ये है, जब पवनें क्या होती है समुद्र से स्थल की ओर चलती है, जितनी दूरी तय करती जाती है अपनी नमी को छोड़ती हुई जाती है। जब तक पवन कहाँ पहुंचती है, स्थल के अंदर आंतरिक भाग में पहुंचती है, वो अपनी नमी को अपेक्षाकृत बहुत कम कर देती है। इसलिए समुद्र के तटीय क्षेत्र में वर्षा की मात्रा अधिक और तटीय क्षेत्र से दूर वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। अब भिन्नता पाओगे, क्योंकि समुद्र से दूरी जितनी जितनी समुद्र से दूरी है जलवायु में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। समुद्र के पास टेम्परेचर क्या रहेगा, गर्म रहता है, गर्म है या कम है? यहाँ पर जो तापमान होगा समान होगा, पर जितना ही कहाँ जाओगे, कर्क रेखा के ऊपर या इंटरनल यानी कि भारत या किसी भी देश के किसी भी धरातल के भूखंड पर जाओगे, आंतरिक जो तापमान होगा वहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया जाएगा। यहाँ पर तापांतर अधिक, यहाँ पर तापांतर कम। तो समुद्र से स्थल की दूरी डिपेंड करती है क्या, तापांतर की मात्रा को कम या ज्यादा करने का निर्धारण करती है। इसके साथ साथ तापांतर ज्यादा हो गया, जैसे जैसे स्थल पर ज्यादा तापांतर ज्यादा हो गया, यानी कि ताप बढ़ेगा, गर्मी जितनी बढ़ेगी उतनी तो वर्षा होनी चाहिए, और वर्षा नहीं होगी उतनी। क्यों? वर्षा अपनी नमी खोती, मतलब वायु अपनी नमी खोती जाती है, तो वर्षा की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। वर्षा निर्धारण करने का एक क्या है, तापमान फैक्टर जरूर है, पर वर्षा अधिक होगी या कम वो फैक्टर नहीं है। जैसे आप कहते हैं ना गर्मी बहुत बढ़ गई है, अब बारिश होगी, गर्मी बहुत बढ़ गई है यानी कि टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, और टेम्परेचर हाई होने से दाब क्या होगा, निम्न होगा। जब यहाँ पर निम्न दाब बन जाएगा तो वायु क्या करेंगी, उच्च दाब से आना शुरू करेगी। वही उच्च दाब से जो आएंगे वो ठंडी पवनें आएंगी ना, उच्च दाब से ठंडी पवनें आएंगी, नमी युक्त पवनें। जब ये नमी युक्त पवनें आती तभी तो वर्षा होती है। तो पुराने पूर्वज क्या कहते थे, गर्मी अब बहुत गर्मी बढ़ रही है, बारिश होने वाली है, तो में बारिश जरूर होगी। तो भले ही उनको इतना साइंस का याद नहीं था, पर वो प्रकृति से बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए थे। ठीक है, आपको इतना अनुभव नहीं होगा, वो दिन का तारा देख के बता देंगे कि इस समय कितना बज रहा है, आप अपनी घड़ी देख के भी सही नहीं बता पाओगे। दिन का तारा, दिन का तारा सूर्य भी देख के बता देंगे, दिन का तारा सूर्य होता है, और रात का तारा भी देख के बता देंगे कि टाइम कितना हो रहा है। अब बात करते हैं सागरीय जलधाराएं। जलधाराएं कैसे प्रभाव क्या करती हैं, इफेक्ट डालती हैं मानसून पर। देखो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे तुम्हारे पेपर हर बार बनता है। आर में भी आया था और इसमें भी आया है, और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी हम उम्मीद कर रहे हैं इससे क्वेश्चन बनेंगे। और आधे से ज्यादा क्लास गायब है। कितने बच्चे आए हैं, 3 तो 5 13। कितना शुभ अंक है मेरे लिए। कल भी 13 मैं एक गैप से 13 ही हो गई। कल भी मैं 13 थे, एक लड़की थी, फिर भी 13 ही है। एक लड़का आ गया, कल वाले तो आए ही नहीं है। यही होता है, कल वाले जो कल पढ़ाया आए नहीं, फिर आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, फिर ऐसे निकलेगा ऐसे, फिर कहेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा। ऊपर से तो छोड़ो, ऊपर तक तो पहुंचता ही नहीं है। एक तुम लोगों ने ऐड देखी होगी, ऐड नहीं थोड़ा सा मीम्स टाइप का बना रखा है, उसमें एक गुड्डा को ऐसे बना देते हैं, ठीक है, कई बार दिखाया है। उसमें कहते हैं शिक्षक की बातें ऐसे निकलती हैं, ठीक है, माँ बाप की बातें थोड़ा सा बच के निकल जाती हैं, पर दोस्तों की गोबर बातें बिल्कुल दिमाग में जाती हैं। कोचिंग नहीं जाना है, कुछ नहीं होता है, बस दिमाग में आ गया, कोचिंग नहीं आए। इसी पर एक मीम्स और बना रखा है जिसमें मैथ, फिजिक्स और साइंस ऐसा कुछ दे रखा है, जिसमें मैथ का दिखा है बिल्कुल वो ऊपर से निकल जाता है, मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आती है। फिर थोड़ा सा फिजिक्स दिखाया है, थोड़ा सा समझ में आती है। केमिस्ट्री होगा कोई, उसको आती होगी, वरना वो आर्ट्स वाली बातें सीधे
घुसती हुई चली जाती है। मतलब पढ़ाई की बातें दिमाग में नहीं आ रही, वो गोबर वाली बातें पटाख से दिमाग में आ जाती हैं और घुस जाती हैं। नॉर्मल है ये, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है। तो वही चीज़ है कि हमें तो नहीं समझ में आ, तो ये ऊपर ऊपर भी क्या, बिल्कुल ऊपर नहीं, साइड से ऐसे निकलेगा, चारों तरफ ही अगर दिशाएं बना लो ना तो कहीं से दिमाग में घुसेगा ही नहीं। घुसेगा क्या, जो मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल दे देती हूँ वो गोबर वाले समझाने के लिए, वो गोबर वाले एग्जाम्पल तुम लोग को समझ में आते हैं और फिर लिखने को बोलेंगे ना तो वो गोबर वाले ही एग्जाम्पल लिखोगे, पर उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट बताया वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में रहता ही नहीं कि ये रिलेट करके बताया गया था। वो गोबर वाली बातें याद रहेंगी, कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेगी। जैसे अभी मैं कह दूँ ना कि जो तापमान इफेक्ट डालता है आपके चेहरे पर, काले पहले गोरे थे काले हो जाओगे, तो यही दिखेगा कि टेम्परेचर कैसे आपका क्षय करता है। पहले आप गोरे थे, आपकी स्किन बहुत अच्छी थी, अब आप काले हो गए हो, है ना। ये टेम्परेचर पर ये नहीं कहोगे कि प्रकृति हर एक चीज पर क्या करती है, अपना इफेक्ट डालती है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो चट्टान हो। ये चीज नहीं लिखोगे। लिखोगे क्या, मैडम ने बताया कि आपके चेहरे पर कैसे इफेक्ट डालता है, इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं। ये गोबर वाली बातें याद रहेंगी। बैठ जाओ शांति से और आ जाओ। क्या बात कर रहे थे हम, जलधाराएं। सागरीय जलधाराएं क्या होती हैं, पहले मुझे ये बताओ। क्या है सागरीय जलधाराएं? चलो जरा एक स्टेटमेंट लिखो, रफ कॉपी पे लिखो, क्वेश्चन है ये, और इसको जरा सॉल्व करो फिर मुझे बताना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला लिखो, सागरीय जलधाराएं प्रायः 3 प्रकार की होती हैं। सागरीय जलधाराएं प्रायः 3 प्रकार की होती हैं। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, भैया रुक जाओ, बोर्ड प्लेन आ रहा है उसको मैं कर दूं। दूसरा स्टेटमेंट लिखो, ठंडी जलधारा प्रायः भूमध्य सागर से ध्रुवों की ओर चलती हैं। ठंडी जलधारा प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। तीसरा लिखो, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। तीसरा स्टेटमेंट लिखो, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधारा तथा पूर्वी तट पर गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराएं तथा पूर्वी तट पर गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। तीसरा स्टेटमेंट हो गया। चौथा स्टेटमेंट लिखो, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराएं तथा पूर्वी तट पर गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। चौथा स्टेटमेंट लिखो, ठंडी जलधाराएं गर्म जलधाराओं की अपेक्षा अधिक वर्षा करवाती हैं। ठंडी जलधाराएं गर्म जलधाराओं की अपेक्षा अधिक वर्षा करवाती हैं।
इसको, ये 5 स्टेटमेंट से ही आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगला लिखो, ठंडी जलधाराएं प्रायः गर्म प्रदेशों में टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। ठंडी जलधाराएं प्रायः गर्म प्रदेशों में टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। बताओ इसके आंसर कितने सही है कितने गलत है। नहीं बना लेना। बताओ पहला सही है, पहला सही है। गलत है तो बताओ कितनी होती है, कौन कौन सी? गर्म जलधारा और ठंडे जलधारा। चलो दूसरा बताओ। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती कौन सी जलवायु, कौन सी धारा? और गर्मों की दिशा कहां से होती है? गर्म जलधारा की दिशा कहां से होती है? किधर से किधर? गर्म जलधारा की दिशा किधर होती है? जब तुम कह रहे हो ये वाली गलत है तो गर्म की मुझे बता दो। इसीलिए क्लास में थोड़ी ना अटेंड बताओ। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कौन सी चलती है? ठंडी। ध्रुवों से चलो तीसरा स्टेटमेंट बताओ। तीसरा स्टेटमेंट क्या था? बताओ सही है स्टेटमेंट गलत है? स्टेटमेंट बताओ सही है कि गलत है? किस बात की कंफ्यूजन है? क्योंकि अगर स्टेटमेंट
पश्चिम से ठंडी होता है। कभी भी नहीं चेंज होती है तो तुम कंफ्यूज हो रहे हो। क्या नाम है तुम्हारा? तेज। पश्चिम में गर्म होता है। बताओ। पश्चिम में गर्म होता है। पश्चिम में गर्म जलधारा होती है। उत्तरी गोलार्ध में जलधारा की दिशा बताओ। उत्तरी गोलार्ध में जलधारा की दिशा बता दो फटाक से। उत्तरी गोलार्ध में जलधारा की दिशा पश्चिम में बनना है ना, उसके हिसाब से लिखता हूँ कि गर्म जलधारा की बात करो। दिशा बताओ मुझे। तो तुमको दिशा ही नहीं पता है कि दिशा क्या रहती है, कैसे बताओगे? उत्तरी गोलार्धों में जो सागरीय जलधाराएं होती है उनकी दिशा क्लॉकवाइज होती है। दक्षिण गोलार्ध में सागरीय जलधाराएं होती हैं उनकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। और हमेशा जो प्रारंभ करती हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करती है। तभी बोलती हूँ कि पढ़ा करो पढ़ा करो। जब पूर्व से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करेगी और ध्रुवों से ही चलेगी, जैसे ही टकराएगी तो कन्वर्ट होगी, क्या हो जाएगी? अब इसकी दिशा बताओ। ध्रुवों से उत्तर है, ध्रुवों से किधर है? भूमध्य रेखा की ओर। तो कैसी होगी? और इसकी क्या है? अब बताओ पश्चिम किधर है? पूरब किधर है? महाद्वीप का महाद्वीप होगा पश्चिम में पूरा। बताओ कौन सा है? मैंने महासागर की बात नहीं करी है, मैंने महाद्वीप की बात करी है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का कौन सा क्षेत्र है? पूरा में पश्चिम है। तो फिर कौन सा जलधारा है ये? अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा है? सेम यहाँ पर ले लो, कौन सी आएगी? और यहाँ बताओ क्या स्टेटमेंट है यहाँ पर? सही है कि गलत है? ये चीजें दिमाग में रखो। जिस दिन ज्योग्राफी दिमाग में नहीं रहेगी तो ज्योग्राफी कितना भी रट लो याद नहीं होगी, टफ की टफ लगेगी। जिस दिन ज्योग्राफी अपने दिमाग में रखना सीख जाओगे उस दिन ज्योग्राफी से इजी कुछ नहीं है। इसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या था? बताओ, ये वाला बता दो मुझे, हमारे टॉपिक से रिलेटेड यही वाला है। बताओ ठंडी जलधाराएं क्या करेंगी? अधिक वर्षा करवाती है? क्यों नहीं करवाती? चलो खोपड़ी हिला दी ऐसे नो, बताओ क्यों नहीं करवाती है? हाँ, ठंडी जलधाराओं में क्यों आर्द्रता कम होगी? जहाँ ठंडी जलधारा प्रभावित हो रही होगी वहाँ टेम्परेचर डाउन होगा, और जहाँ टेम्परेचर डाउन होता है वहाँ वाष्पीकरण दर कम होती है, और पवनें क्या होंगी? प्रायः शुष्क होती हैं, आर्द्र युक्त पवनें नहीं होती हैं। इसलिए ठंडी जलधाराएं वर्षा कम करवाती हैं। अपेक्षाकृत गर्म जलधाराएं जहाँ होंगी वहाँ टेम्परेचर हाई होगा, वाष्पीकरण की दर अधिक होगी। जब वाष्पीकरण की दर अधिक होगी तो वायु में नमी की मात्रा भी अधिक होगी, तो आपके जो गर्म जलधारा है वो वर्षा अधिक करवाती है। ये स्टेटमेंट गलत है। क्या लिखा है? ठंडी जलधारा गर्म जलधाराओं की अपेक्षा अधिक वर्षा करवाती है। स्टेटमेंट क्या होगा? पूरी तरह से रॉन्ग हो गया। अगर ठंडी की जगह गर्म और गर्म की जगह ठंडी होता तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता? सही हो जाता। अगला बताओ। ठंडी जलधाराएं प्रायः गर्म प्रदेशों में तापमान बढ़ाती हैं। ठंडी जलधाराएं प्रायः गर्म प्रदेशों में क्या करती हैं? तापमान बढ़ाती हैं। बढ़ाती हैं या कम करती हैं? बताओ जरा। कैसे? वहाँ पे तापमान जब कम होता है इसलिए वहाँ पे वर्षा भी कम होती है, इसलिए वहाँ कम ही होगा।
सीधा बनाया। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं ठंडा प्रदेश की, क्योंकि हमने इधर बनाया नहीं, इधर समझो। कर्क रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा गुजरेगी यहाँ से। जब यहाँ से चलती है ये गर्म जलधारा है, और जब यहाँ जाती है तो ये ठंडे प्रदेश है। अब बताओ, गर्म जलधारा ठंडे प्रदेशों में जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ाएगी या कम करेगी? मैम बढ़ाएगी। तुम कह रहे हो बढ़ाएगी। अब जब ठंडी जलधारा गर्म प्रदेशों में आएगी, वो टेम्परेचर को बढ़ाएगी या कम करेगी? ठंडी जलधारा जब गर्म प्रदेशों में आएगी तो टेम्परेचर को डाउन करेगी, क्योंकि वहाँ पहले टेम्परेचर क्या होगा, हाई, और जब वहाँ पर ठंडे प्रदेशों में आएगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 1-2 डिग्री कम हो जाएगा। अब जब ये गर्म जलधारा ठंडे प्रदेशों में जाएगी तो टेम्परेचर क्या होगा, लो, उसको क्या कर देगी, बढ़ा देगी। समझ में आ गया? तो ठंडी जलधारा जब गर्म प्रदेशों में क्या होती हैं, प्रवाहित होती है, तो वहाँ के टेम्परेचर में वृद्धि करती है। और जब गर्म जलधारा मतलब ठंडी जलधारा जब गर्म प्रदेशों में आती है तो वहाँ के टेम्परेचर को घटाती है। क्या करोगे तुम लोग, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। चलो ये वाला चित्र बनाओ, बात करेंगे जलधाराओं की। अभी हम समझा दे रहे हैं, चित्र बना के रख लो एक्स्ट्रा की तरफ, क्योंकि आज पूरा इसी पर ही आपका क्लास है। जल्दी बना लो। बनाओ। थोड़ा बड़े में बनाओ तो अच्छा रहेगा, और चौड़ी कॉपी में बनाओगे, छोटे छोटे से पतले पतले सीधे मत बनाओ। आज अगर तो बिल्कुल गायब हो गया कि मैडम कहीं उठा के मुझसे ही ना पूछे। लड़का ठीक है, पढ़ने में ध्यान देता है। ये चित्र बना के जलधाराएं लिख के यहीं पर ये होल्ड कर देना, ये वाला, ठीक है। ये जब एल नीनो पढ़ा रहे होंगे ना, एल नीनो ला नीनो, तब जलधारा में बात करते हैं। चित्र बना के यहीं पर होल्ड कर देना है। सारे ही देखे जाएंगे अभी, मैथ्स में नहीं, प्री में भी बनने की चांस है, दोनों में ही चांस रहते हैं। फटाफट बना के होल्ड करो इसको, फिर आगे नया हेड डालो, भारत में ऋतु है। चित्र बना के इसको होल्ड कर देना, क्योंकि अभी हम यहाँ बताएंगे, फिर हम एल नीनो ला नीनो बताएंगे, फिर हम बताएंगे, तुम लोग कहोगे मैडम वही चीज रिपीट करती जा रही है ना। बहुत जल्दी आया है, उठाई ना बोली, एकदम फिर चौका होगा, 3 बज के क्लास मैडम की स्टार्ट हो गई और काफी लेट हो गई। वीर पॉल ने कॉल करी है, वीर पॉल ने कॉल करी है, इसलिए आते हैं वीर पॉल। चलो कुछ ज्यादा नहीं छूटा है,
ऊपर आपने टाइम भी नहीं दिया है। अरे किसी चीज को समझने के लिए टाइम तो दो, तुम लोग अपना टाइम देते ही नहीं उस चीज को, क्या समझ में है? क्यों विवेक? विवेक देव राय कौन है बताओ? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं। बोला था यूपीएससी का वो वाला तो नहीं है, टाइम लिमिट का बोला था वही। हमको इतना कुछ नहीं पता है। उन्होंने बोला था कि यूपीएससी टाइम लिमिट है। यूपीएससी टाइम वेस्ट है क्यों? मतलब बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं ना लोग, 3 ज्यादा टाइम नहीं देते। कॉमन बात है, कॉमन सी बात है कि लोग अपने बहुत सारे बात बैठ कर लेते हैं, पर जिसको लग लगी तो क्या करा जाए। अब कई लोगों को रहता है कि मुझे पीएचडी ही करनी है, डॉक्टरेट बनना है, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, वो जो टाइम वेस्ट करते हैं, नेट देंगे, जेआरएफ निकालेंगे, फिर पीएचडी करेंगे 4-5 साल, उसके बाद डॉक्टरेट बनेंगे, है ना, और डायरेक्ट प्रोफेसर भी नहीं बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में जाते हैं, फिर उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, जाते हैं प्रोफेसर बनते हैं जाके, वो भी तो टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट कुछ नहीं होता है, इंसान का इंटरेस्ट होता है, उन्हें इसमें इंटरेस्ट रहा नहीं होगा या पैटर्न मिल गया होगा या किस्मत उनकी इतनी चमक गई होगी, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट बोल दिया। बना लिए चित्र, हेडिंग क्या लिखा है? भारत की ऋतुएं। इसको होल्ड कर रहे हैं, आगे बात करते हैं भारत की ऋतुएं। भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं हैं ये बता दो मुझे फटाक से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। शीत ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु। बसंत किस में आती है भाई? छह बताओ कौन कौन से 6 हैं? वही 6 लिखेंगे हम। 4 कहेंगे, अरे 6 कहोगे तो हम इसमें 2 बढ़ा देंगे, उसमें कौन सी दिक्कत है? 6 बताओ मुझे पहले। 4 नहीं है, इतना तो मैं बता दी हूँ। चलो 4 नहीं है, अब जितनी है वो मुझे फटाफट नाम बता दो। हाँ शीत, इसके बाद ग्रीष्म, कहाँ बसंत बाहर ले गए? ये ऋतुएं सिर्फ मूवीज में अच्छी लगती है, बसंत आया बाहर आई, सावन आया घर आया, झूले पड़ गए, ये सारी मूवीज में है। एक्चुअल में हम ज्योग्राफी में तो पढ़ेंगे शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा और शरद। शीत ऋतु का टाइम बताओ जरा। अक्टूबर से फरवरी। शरद फिर किसको कहेंगे? चलो शरदीय नवरात्र सुने हो कि नहीं? कब पढ़ते हैं? कब होते हैं शरदीय नवरात्रे? ये भगवान, ये नॉर्मल चीजें हैं जो पेपर में पूछ ली जाती हैं कि भारतीय कैलेंडर के अनुसार ये दिवस कब पड़ता है। तो शरद नवरात्रि कब पढ़ते हैं? कौन से महीने में पढ़ते हैं? मुझे ये बताओ। कितनी मत बुद्धि हो तुम लोग। जाके मम्मी से पूछना कि चैत्र नवरात्रि कब पढ़ते हैं, उनको क्या बोला जाता है, और शरद नवरात्रि कब पढ़ते हैं, उनको क्या बोला जाता है। चैत्र वाले अप्रैल में पढ़ते हैं, जिसको चैत्र मास बोला जाता है।
अक्टूबर के आसपास स्टार्ट हो रहा है। हम ग्रीष्म की बात करते हैं 15 जनवरी से जनवरी को हम छोटा लिख दे रहे हैं और 15 मार्च शीत ऋतु का टाइम रहता है। ठीक है, 15 मार्च के बाद 15 जून या 15 सितंबर मान लो, जून ही रहेगा। क्या रहेगा आपका ग्रीष्म काल। 15 जून से 15 अक्टूबर क्या रहेगा वर्ष ऋतु। और 15 अक्टूबर से 15 जनवरी तक शरद ऋतु। यही ऋतु पढ़नी है किसमें आपको, भारतीय ऋतुओं में। ऐसे बनाना कोई जरूरी नहीं है, तुम लोग अपने हिसाब से सुटेबल तरीके से ऐसे भी बना सकते हो। मेरे को ये चीज ज्यादा पसंद आती है इसलिए मैं ये बना लेती हूँ। ठीक है, तुम लोग वो बचकाना वाला ये वाला भी बना सकते हो। और मैंने ऐसे बनाया नहीं, वैसे तो मुझे ये चीज ना पता कैसे समझ में आती है। जो बड़ा ब्रैकेट मैथ पढ़े हो उसमें इस टाइप का जो ब्रैकेट बनता था, क्या कहते थे उसको बताओ? मछली ब्रैकेट। मछली ब्रैकेट, वेरी गुड। बड़ी वाली कैसे होती थी? ये वाली। छोटी वाली कैसे होती थी? ये। तो मुझे मछली ब्रैकेट वाला ज्यादा पसंद आता है। ऐसे बनाया है, मतलब ऐसे करके ये ले लिया और फिर यहाँ से ये ले लिया, उसके बीच में से फिर ऐसे निकाल लिया और इस टाइप का बना लिया मछली ब्रैकेट। पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व करी जाती थी, फिर मछली ब्रैकेट सॉल्व करी जाती थी, लास्ट में बड़ी ब्रैकेट सॉल्व करी जाती थी। और इस पे लिमिटेशन लगी होती थी। लिमिटेशन वाला साइन कौन सा होता था? उसमें होता था, अरे देखो कैलकुलस में ऐसा वाला साइन होता था लिमिटेशन वाला, इस तरह से। ये तो इंटीग्रेशन का है। हाँ, लिमिटेशन में तो लगाते थे, इसी में ऊपर और नीचे है ना, इसी में लिमिटेशन लगती थी। सबसे फेवरेट रहता था मेरा कैलकुलस। सब कैलकुलस का पेपर होता था, मुझे बड़ा मजा आता। और जब ट्रिग्नोमेट्री का होता था तो मुझे बहुत बोर लगता था। और डायनामिक का भी अच्छा लगता था, उसमें दूरी चाल ये सब आता है। अब तो मैथ से डर लगता है। एक टाइम था सच में बताऊं, एक टाइम था मुझे एसएसटी से डर लगता था और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इतना नहीं, मैथ फिजिक्स बहुत अच्छी लगती थी। आज का वो टाइम है मुझे मैथ से बहुत डर लगता है। और मैथ से डर लगता है। साइंस कौन सी एसएसटी मुझे अच्छी लगती है। तो इंसान का टेस्ट बदलने में टाइम नहीं लगता है, एज के साथ साथ टेस्ट भी बदल जाता है। बन गया? चलो अब हम बात करते हैं पहले शीत ऋतु की। लिखे लिखोगे या समझोगे? पहले समझाएंगे फिर लिखवाएंगे। बात करेंगे शीत ऋतु का टाइम जो है क्या है आपका 15 जनवरी से 15 मार्च। अब इस समय बताओ सूर्य दक्षिणायन है या उत्तरायण है? इस समय का मतलब जो टाइम हमने तुमको लिखवाया है, अरे जो महीने लिखवाए हैं, शीत ऋतु का जो टाइम लिखवाया है, जो महीने लिखवाए हैं 15 जनवरी से 15 मार्च। एक्चुअल में सूर्य इस समय क्या हो रहा है आपके उत्तरायण में, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में होता है। और क्या करने वाला होता है? उत्तरायण करने वाला होता है। जब ये दक्षिणी गोलार्ध में होगा तब उत्तर भारत में कौन सा वायुदाब बनता होगा? वायुदाब कैसा होगा, उच्च या निम्न? इस समय उच्च वायुदाब है। और उच्च वायुदाब में पवनें किधर जाती है बेटा? उच्च वायुदाब में
वायुदाब की ओर, है ना। तो उच्च वायु, अगर हम भारत की अवस्थिति यहाँ पर बना लें हम थोड़ा सा, कर्क रेखा है ये कर्क है ना, गलत लिख दिया मैंने, ये कर्क रेखा है ना, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, कौन सी रेखा कही जाती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा क्यों बोलते हैं उसको? फिर कर्क किसको बोलते हैं? वेरी गुड, इतना तुम्हें पता है ना, मतलब इतना पता है कि कर्क रेखा कौन सी है और मकर रेखा कौन सी है, इस बात में कंफ्यूजन नहीं होगा। 22 जून की डेट क्या है? 22 जून की डेट होती है ना जब कर्क रेखा पर लंबवत प्रकाश पड़ता है ना, 22 जून होती है ना, कर्क रेखा पर लंबवत प्रकाश पड़ता है। 22 दिसंबर पर मकर रेखा पर प्रकाश पड़ता है लंबवत, किसका? सूर्य का। और कर्क रेखा पर कब पड़ता है? 22 जून को, 21 जून को। दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। 22 दिसंबर के बाद सूर्य क्या होता है? ऊपर जाने लगता है। सूर्य का प्रकाश जब ऊपर जाता है तो धीरे धीरे निम्न वायुदाब का क्षेत्र, अभी यहाँ पर क्या बना हुआ है? निम्न वायुदाब। दक्षिण गोलार्ध में क्या बना है? निम्न वायुदाब। अभी हम बिल्कुल सेंटर में नहीं आ रहे, सीधे सीधे बता रहे हैं। दक्षिण गोलार्ध में निम्न वायुदाब और उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब। तो उच्च वायुदाब से पवनें कहाँ जाएंगी? निम्न वायुदाब को, यानी कि पवनें उत्तरी गोलार्ध से कहाँ प्रवेश कर रही होंगी? दक्षिण गोलार्ध में, है ना। उत्तरी गोलार्ध से पवनें कहाँ प्रवेश कर रही होंगी? दक्षिणी गोलार्ध में। सेम यहाँ पर। अब ये बड़ी बात समझ गए, अब छोटी बात समझो। जब ये बेल्ट भी क्या करी है? नीचे शिफ्ट करी है, तो नीचे शिफ्ट करने की जगह यहाँ पर क्या बना होगा? एक को उसको बनाने के बाद रब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बनी नहीं किससे रब होगा? इससे किससे? एरो एरो लास्ट में ये सेकंड वाला, ये वाला। इससे क्या होगा? अच्छा, वेरी गुड। ये मेरे टैबलेट में है ये कोई बात नहीं, दोबारा लिख जाएगा। ज्यादा कर दिया लो, ये चीज मेरे टैबलेट में है, पर तुम लोगों ने मुझे ध्यान दिलवा दी तो ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनेगा? उच्च वायुदाब बन गया। स्थल पे क्या हो गया? उच्च वायुदाब। इससे पहले पड़े हो अक्षांश रेखा, जो भारत के दक्षिण में वायुदाब, मतलब जो तापमान है कैसा रहेगा? समान। जबकि कर्क रेखा के उत्तर में जो तापमान कैसा होगा? विषमता पाई जाएगी, है ना। जहां ग्रीष्म काल में टेम्परेचर क्या होगा? बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ग्रीष्म काल में टेम्परेचर बहुत अधिक क्या होगा? बढ़ जाएगा, है ना। और शीतकाल में टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इस समय शीतकाल चल रहा है। उत्तर भारत में जो टेम्परेचर है वो क्या है? बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। और इसकी कंपेयर में यहाँ पर जलवायु कौन सी है? जल राशि है ना। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? समान, यानी कि बढ़ा होगा। इसकी कंपेयर में टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ा हुआ होगा, यानी कि यहाँ पर निम्न वायुदाब। ठीक है। अब उच्च वायुदाब से पवनें कहाँ चल रही हैं? आपके निम्न वायुदाब की ओर। ये पवनें स्थल से कहाँ चल रही हैं? स्थल से कहाँ चल रही हैं? समुद्र की ओर ना। स्थल से जब बात करेंगे तो स्थल से समुद्र की ओर चल रही हैं। कब? जहां पर ग्रीष्म, आपके शीत ऋतु में क्या है? यहाँ पर उच्च वायुदाब तथा टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। इसकी कंपेयर में समुद्र में क्या होगा? निम्न वायुदाब होगा और टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ा हुआ होगा। तो पवनें स्थल से कहाँ चलेंगी? समुद्र की ओर। यही चीज तो अभी हमने बड़े चीज में बताई। उत्तरी गोलार्ध में क्या है? उच्च वायुदाब, और दक्षिण गोलार्ध में निम्न वायुदाब। तो पवनें कहाँ चल रही होंगी? उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध में। अब इस बड़ी चीज को हम कहाँ लेके आ गए? छोटे से भारत के ऊपर। अब छोटे से भारत के ऊपर जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा में अब मैंने ये बात कही थी शुरू में, सूर्य का प्रकाश कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में क्या पड़ रहा होगा? लंबवत। अभी कहाँ? 22 दिसंबर को कहाँ पड़ रहा था? मकर रेखा पे लंबवत पड़ रहा था। अब 22 दिसंबर के बाद जैसे जैसे ऊपर आओगे क्या पड़ेगा? सूर्य का प्रकाश इन क्षेत्रों में लंबवत पड़ रहा होगा ना। तो इन
उच्च वायुदाब बन रहा होगा। और पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती हैं। अब यहाँ पर हम शीत ऋतु में बात करें तो शीत ऋतु में जो पवनों की दिशा होती है वो कहाँ से होती है आपके स्थल से समुद्र की ओर होती है। जब स्थल से समुद्र की ओर होती है तो ऐसे में प्रायः क्या होता है, जो पवनें होती हैं वो वर्षा करवाने में समर्थ होती हैं या असमर्थ होती हैं। क्यों? स्थल में कोई जलराशि नहीं होती है तो वायु को नमी नहीं मिलती है। अब जब वायु को नमी नहीं मिलती है तो ये जब वायु में नमी ही नहीं होगी तो वर्षा नहीं कर पाएंगे। पर फिर भी ये क्या होता है, जब ये कहाँ से गुजर रही हैं पवनें, लौटता हुआ मानसून पढ़े हो ना, जब ये पवनें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद महासागर से गुजरती हैं तो क्या कर लेती हैं, नमी धारण कर लेती हैं। जब ये नमी धारण कर लेंगी तो कहाँ प्रवेश करती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में। तो जिस समय भारत में यहाँ पर क्या है, उत्तरी गोलार्ध में ठंडों का टाइम होता है, दक्षिण गोलार्ध में गर्मी होगी, जहाँ यहाँ पर वर्षा की मात्रा नगण्य होगी, नगण्य का मतलब कम होगी, और दक्षिण भारत में दक्षिण गोलार्ध में वर्षा अधिक मात्रा में हो रही होगी। क्योंकि ये पवनें क्या होंगी, जब यहाँ से दक्षिण गोलार्ध में जाएंगे तो नमी लेती है और फिर क्या होता है, अपने एंटी क्लॉक गति करेंगे ना, एंटी क्लॉक ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, है ना। जब ऐसे गति करेंगे तो यहाँ पर क्या बनाती हैं, वर्षा करवाएंगी। क्लियर हो गया। तो अपेक्षाकृत क्या होगा, अब यहाँ पर जो पहले लिखियो शीत ऋतु, इसमें हेडिंग डालो, शीत ऋतु भारत में प्रायः कौन से डेट से, 15 जनवरी से 15 मार्च तक, 15 जनवरी से 15 मार्च तक का टाइम शीत ऋतु का कहलाता है, जिसमें पवनें प्रायः स्थल से समुद्र की ओर गति करती हैं, जिसमें पवनें प्रायः स्थल से समुद्र की ओर गति करती हैं तथा इन पवनों में नमी की मात्रा नगण्य होने के कारण वर्षा कराने में असमर्थ रहती हैं। इन पवनों में नमी की मात्रा नगण्य होने के कारण वर्षा कराने में असमर्थ रहती हैं। कारण पता चल गया, असमर्थ क्यों है, इसमें नमी की मात्रा नहीं है, इस समय जलराशि नहीं मिल रही है, इसलिए नमी धारण नहीं कर पाती, असमर्थ रहती हैं। परंतु बंगाल की खाड़ी से गुजरते हुए ये कुछ नमी धारण कर लेती हैं तथा कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में वर्षा करवाती है। कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में वर्षा करवाती। अब बात सुनो, मेघे क्या होता है, समताप रेखाएं, सुनियो, समताप रेखाएं क्या होती है, समताप रेखाएं जिनका ताप समान, वो रेखाएं समताप रेखाएं होती हैं। समताप रेखाएं पूरी पृथ्वी पर क्या है, काल्पनिक रेखा है, जो क्या होता है, जहां पर एक जगह का तापमान है। अब मैं कहूँ सिमिलर हाइट वालों को एक साथ इस क्लास में जोड़ो, तो आप क्या करोगे, मान लो इसकी हाइट सेम और सामने की हाइट सेम है, तो यहाँ से खींचकर एक लाइन वो कहोगी, देखो सामने क्या मैं इतनी कंठी हूँ या मैं इतनी लंबी हूँ, ऐसा। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने किसी की हाइट को मेजर नहीं किया है, ठीक है। अरे मैंने माधुरी को बोला है और किसी को नहीं बोला है, समझ गई। माधुरी की हाइट को सामने की हाइट से मिलाने वाला पॉइंट ये हो गया, यानी कि माधुरी आगे वाली सीट पर है, सेम हाइट की कौन है, सामने है, तो कहाँ बैठी, पीछे वाली सीट पर बैठी, तो मिला दिया। तो ये क्या होगी, एक रेखा यहाँ से यहाँ तक खींची, उसको कहेंगे हम समताप रेखा, यानी कि अब यहाँ पर तुम्हारी हाइट मिला रहे तो सम हाइट रेखा, यानी कि ऐसी रेखा जो एक ही हाइट को मिला रही है, ऐसे हम समताप रेखा की बात करते हैं। जब यहाँ पर हमारा शीत ऋतु
होती है तो समताप रेखा कौन सी वाली 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाली रेखा भारत के मध्य में से होके गुजरती है। नोट करके ये पॉइंट लिख लो। इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। निम्न में से कौन सी सेंटीग्रेड वाली रेखा भारत के बीचों बीच में से निकलती है? ग्रीष्मकाल में कौन सी निकलती है? 20 सेंटीग्रेड। टेम्परेचर सेंटीग्रेड से तो नापते हैं। हाँ, तो लिखो 20 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा भारत के बीचों बीच से निकलती है। भारत के बीचों बीच से गुजरती है। भारत के बीचों बीच से गुजरती है। वो कब गुजरेगी? आपके शीत ऋतु में। अब समझ में आ गया ना? समताप रेखाएं भी अपने आप को क्या करती रहती हैं? चेंज करती रहती हैं। समताप रेखा किधर से किधर खींची जाती है? यूपीएससी का क्वेश्चन था ये 2024 में। इसकी खींचने की दिशा क्या होती है? क्या पश्चिम से पूरब? अगर हम सही गलत बोले तो मुंह हो जाता है। इसकी जो खींचने की दिशा होती है पूरब से पश्चिम होती है, क्योंकि पृथ्वी क्या है? पूरब से पश्चिम मूव कर रही है ना। अब पूरब से पश्चिम मूव कर रही है तो पूरब में टेम्परेचर अधिक और पश्चिम में टेम्परेचर कम होता है। तो खींचने की होती है पूरब से पश्चिम, इसको खींचा जाता है। तो पूरब से पश्चिम अगर भारत में खींचेंगे तो टेम्परेचर क्या रहता है? एकदम समान रहता है। क्लियर हो गया? अगली बात करो। और नॉर्मली क्या होता है? समताप रेखाएं किसको फॉलो करती हैं? अक्षांश रेखा के समांतर ही होती है। पर ये विक्षेपण कहाँ देखा जाता है? स्टेटमेंट में क्वेश्चन अब ऐसे ही बनाए करेंगे ऑनलाइन के। अब वो वाला घटना चक्र नहीं करवाए करेंगे। घटना चक्र कभी करवाएंगे तब भी उसमें से हम अपने हिसाब से बनाए करेंगे, और टाइम टेकिंग बहुत होता है। चाहे भले हम 5 क्वेश्चन रख के क्लास करवाएंगे तो हम करवाएंगे इसी तरह से। लिख लियो। अगला लिखो। कौन सी ऋतु डाली हो? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का टाइम क्या है? 15 मार्च से 15 जून। अब इसी बीच ठंडी जल राशि और ठंडी वायु और गर्म वायु का क्या होता है? आपस में मिलन होता है। जब दो विपरीत सोच वाले लोग मिलेंगे तो कहीं ना कहीं हंगामे ही होंगे। तो यहाँ पर जो हंगामे होते हैं उसको हम कहते हैं आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं। आती है आंधी, ऐसे बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं आंधी। अरे भैया चंद्र बिंदु हल्के से बिंदु लगा दिया मैंने। आंधी ये क्या है? अनुनासिक है या अनुस्वार है? बताओ, ये चंद्र बिंदु क्या है? अनुनासिक है अनुस्वार है? ये अनुनासिक होती है और ये होता है अनुस्वार। हिंदी भी पढ़ लो मुझसे, सब पढ़ लो, पढ़ा दीजिए। ठीक है? आंधी आती है और आते आपके तूफान। आंधी और तूफान आने का कारण क्या होता है? जब ठंडी राशि गर्म राशि आपस में क्या होती है? मिलती है। यानी कि ठंडी वायु और गर्म वायु जब आपस में मिलेंगे तो इन क्षेत्रों में क्या लाती है? तूफान लेके आती हैं। और जब देखो और आपके यहाँ जो तूफान आता है इसी समय आता है आंधी। कब चलती है आंधियाँ? मार्च में। कब चलती है? मार्च में, अप्रैल में, मई और जून में प्राय ये चलती। अप्रैल में चलती है, इक्का दुक्का आगे तो आगे। मोस्टली क्या होता है? मई और जून में चलती है। अप्रैल लास्ट से और मई शुरुआत में बहुत चलती है। और इसी भी चलती है आपकी लू। यहाँ से पेपर बना था, यहाँ से क्वेश्चन बना था ना, बना था। नार्वेस्टर, आम्र वर्षा। देखो कहाँ बच्चे हैं, पेपर सॉल्व करने के बाद भी बिल्कुल मतलब तुम लोग को पेपर देने से फायदा क्या हुआ मेरा? और सॉल्यूशन देने से क्या फायदा हुआ? तो तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो। बेमतलब में मेहनत करते हो तुम लोगों के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं जो ये चीज आ रही है। अब यहाँ देखो सूर्य क्या हुआ? अभी दक्षिणायन हो रहा था 15 मार्च। मार्च के बाद क्या होता है? सूर्य उत्तरायण करने लगता है। मार्च के बाद क्या आती है?
22 दिसंबर के बाद सूर्य क्या करता है, उत्तरायण होने लगता है, सूर्य ऊपर की ओर जाने लगता है। अब जब सूर्य ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पर कौन सा दाब बनेगा, और यहाँ उच्च। अब पवने कहाँ से जाएंगी, दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर प्रवेश करेंगी। और भारत के एस्पेक्ट में देखेंगे तो पवने स्थल से कहाँ होंगी, समुद्र की ओर। अब यहाँ से पवने अभी इधर हो रही होंगी और यहाँ से पवने इधर आना शुरू कर रही होंगी, क्योंकि अभी ऐसा टेम्परेचर बन रहा है बीच में, जब सूर्य कहाँ है, इक्वेटर की तरफ पहुँचने वाला है, इक्वेटर की तरफ पहुँचने वाला है ना, तो टेम्परेचर इक्वेटर के पास आसपास जमा हो गया होगा, यानी कि निम्न दाब का क्षेत्र कहाँ बना होगा इस समय, यहाँ। जब निम्न दाब का क्षेत्र बना होगा तो इधर भी उच्च दाब होगा और इधर भी उच्च दाब होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से पवने और यहाँ से पवने दोनों आएंगी, और ये पवने क्या होंगी, विपरीत वायु राशि की होंगी, यानी कि विपरीत होंगे इनके कोण, एक ठंडी होगी और एक गर्म। जब ये ठंडी और गर्म हवाएं मिलेगी आपस में तो लाएंगी तूफान, और ये तूफान कब आएगा आपका, ग्रीष्म काल में ही आएगा। और इसी ग्रीष्म काल में जब ये परिवर्तन हो जाता है, इन्हीं पवनों के साथ आपकी चलती है, इसके बाद कौन सी आ जाएगी, वर्षा ऋतु। लिखो, क्या लिखे हो, ग्रीष्म ऋतु लिखे हो, ग्रीष्म ऋतु का टाइम लिखी थी हो। यह ऋतु प्राय भारत में, यह ऋतु प्राय भारत में गर्म वायु तथा ठंडी वायु के, यह ऋतु भारत में प्राय ठंडी वायु तथा गर्म वायु के आपस में मिलने से तड़ित आंधी और तूफान को लेके आती है, तड़ित आंधी और तूफान को लेके आती है। यहाँ पर एक समझ लो, एक सात्विक बुद्धि वाला क्या है, लड़का, और एक क्या कहते हैं दूसरी, एक होता है सात्विक, एक होता है राजस्विक, और एक होता है राक्षस। राक्षस वाला क्या होता है, तामसिक, है ना। एक सात्विक बुद्धि का, एक तामसिक बुद्धि का है ना। दोनों ही बुद्धि के दोस्त हैं, तो दोनों में कभी मेल नहीं खाएगा। और दोनों ही सात्विक होंगे, दोनों ही तामसिक होंगे तो शाम को जाएंगे पार्टी करने, और सात्विक होंगे तो सुबह और शाम जाएंगे मंदिर। तो दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, पर दोनों ही अलग होंगे तो क्या होगा, लड़ाई होती रहेगी। तो यहाँ पर दो प्रवृत्ति की वायु मिली है, एक तामसिक और एक सात्विक। तो यहाँ पर क्या हो रही है, लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। तो ये जो लड़ाई हुई है, अब यहाँ पर लिखो, क्या लिखे हो, आगे तूफान लेकर आती हैं, जो प्राय भारत में थोड़ी बहुत वर्षा भी करवाती हैं, जो प्राय भारत में थोड़ी बहुत वर्षा भी करवाती हैं। इसमें लिखो चेरी ब्लूम कर्नाटक में, वहां पर आम्र वर्षा बोला था ना पेपर में, चेरी ब्लूम। अब तुम इतना तक मुझसे कह रहे हो लिखने के लिए, चेरी ऐसे लिखा रहता है ना, ब्लूम, चेरी ब्लूम्स, प्राय कर्नाटक में, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, लू उत्तर भारत तथा आम्र वर्षा केरल। चेरी ब्लूम कर्नाटक, आम्र वर्षा केरल, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, और लू उत्तर भारत केरल। आदि ये क्या है सब, हवाओं के नाम है या तूफानों के नाम है। इसके बाद अगला सीजन कौन सा आ रहा है, अगला सीजन कौन सा आया, वर्षा ऋतु। डाल लो,
वर्षा ऋतु। क्या टाइम है इसका? 15 जून से 15 अक्टूबर। लिखो, भारत में वर्षा ऋतु का प्रारंभ प्राय, आप सुन लो यहाँ पर 15 जून है, 15 जून, 21 जून को क्या होता है वहां पर लिख दिया, कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश क्या पड़ेगा? लंबवत पड़ेगा, यानी कर्क रेखा पर कौन सा दाब बना होगा? निम्न वायु, और इसके विपरीत नीचे उच्च वायु दाब। अब अपने कहां से चलेंगे? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। जब अपने उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलेंगी तो ये देखो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से निकल रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? निम्न वायु दाब होगा और यहाँ पर उच्च वायु दाब होगा ये क्षेत्र में। अब यहाँ से अपने कहाँ जाएंगे? समुद्र से स्थल की ओर। अभी पबनी किधर चल रही थी? उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध, ठीक है। और अब पबनी दक्षिण गोलार्ध से कहाँ चलने लगी? उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ समुद्र से स्थल की ओर चल रहे हैं। जब पबनी समुद्र से स्थल की ओर चलेंगे तो क्या लेके आएंगे? वर्षा लेके आएंगे ना, क्योंकि नमी युक्त पबनी चलने लगी हैं और यहाँ पर कैसा बन गया है? टेम्परेचर हाई हो गया है, यानी कि तापमान अधिक और वायुदाब निम्न हो गया है। वायुदाब निम्न और टेम्परेचर अधिक हो गया है। तो इस अवस्था में जो पबने चलेंगे वो प्राय सागर से स्थल की ओर चलती हैं और इस प्रकार की पबने अधिकतर क्या लाएंगी? वर्षा लाएंगी। और यही पबने भारत में क्या लेके आती हैं? मानसूनी वर्षा, जिसको हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हैं। और यही सर्वाधिक वर्षा करवाती हैं भारत में। लिखो 15 डेट क्या लिखे हो? 15 जून से 15 अक्टूबर का समय भारत में प्राय उच्च तापमान तथा निम्न वायुदाब, उच्च तापमान तथा निम्न वायुदाब, उच्च तापमान भारत प्राय उच्च तापमान तथा निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, जिससे पबने समुद्र से जिससे पवनों की गति समुद्र से स्थल की ओर, पवनों की गति समुद्र से स्थल की ओर होती है तथा ये पवने नमी युक्त होने के कारण क्या करवाएंगे? वर्षा करवाती है। ये पवने वर्षा करवाती हैं, जिसको हम प्राय क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। सेम प्रोसेस। अगला ऋतु लिखो, कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु, जो हम प्रारंभ कर रहे हैं 15 अक्टूबर, जो हमारे लौटते हुए मानसून के लिए डेट भी दे रखी है कि सितंबर लास्ट और अक्टूबर में मानसून क्या हो जाता है? वापस जाता है। आप सुन लो, मानसून वापस जा रहा है, विदा करना है उसको हमें। 21 जून के बाद सूर्य फिर से क्या करने लगता है? दक्षिणायन। सूर्य दक्षिणायन का मतलब है यहाँ पर सूर्य के प्रकाश से हम बात कर रहे हैं। सूर्य ऊपर और नीचे नहीं होता है, सूर्य ऊपर और डाउन नहीं करता है, सिर्फ क्या है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के अक्ष के झुके होने के कारण ऊपर और नीचे होता है। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश क्या हो रहा है? फिर से दक्षिणायन हो रहा है। अब दक्षिणायन हो रहा है तो यहाँ पर कौन सा दाब बन रहा होगा? यहाँ पर कौन सा दाब बन रहा होगा बेटा? सूर्य दक्षिणायन कर रहा है, यानी सूर्य का प्रकाश अब कहाँ जा रहा है? दक्षिण की ओर। तो यहाँ पर कौन सा वायुदाब बनेगा? उच्च वायुदाब। और यहाँ पर कैसा बनने वाला होगा? निम्न वायुदाब। अब पबनी क्या चलेंगे? उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध की ओर, या उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेंगे। तो अब पवनों की दिशा क्या हो जाएगी? स्थल से समुद्र की ओर। अब लिखो, लिखिए, हेडिंग डालिए किस नहीं? लिखो शरद ऋतु। शरद ऋतु का प्रारंभ प्राय अक्टूबर माह से
अब यहाँ पर जाए, उसके बाद जब तुम एक रात यहाँ रुके, उसके बाद दक्षिण की ओर, तो यहाँ पर यहाँ अब तो क्या करने लगे, दिशा को परिवर्तन कर दिया ना। अब यहाँ से दिखा रहा है उत्तर की ओर चले लगे। अब यहाँ पर रुके तो तुम बीच में हो, यानी टेम्परेचर यहाँ भी समान हो गया, यहाँ भी समान हो गया। ये चीज है। क्या लिखे हो इसमें? कुछ नहीं लिखे हो। अक्टूबर कहाँ से? सूर्य के दक्षिणायन के साथ प्रारंभ होता है। सूर्य के दक्षिणायन के साथ प्रारंभ होता है। दक्षिणायन के साथ प्रारंभ होता है, जिसमें कर्क रेखा के दक्षिण में, जिस सूर्य के दक्षिणायन के साथ प्रारंभ होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कर्क रेखा के दक्षिण में निम्न दाब की अवस्था उत्पन्न होती है तथा कर्क रेखा के उत्तर में उच्च वायु दाब की अवस्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें कर्क रेखा के दक्षिण में निम्न वायु दाब तथा कर्क रेखा के उत्तर में उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनना प्रारंभ हो जाता है, जिस कारण पवने उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गति करती हैं, अर्थात जिस कारण पवने उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गति करती हैं, अर्थात पवने स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। पवने स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। तथा यह पवने प्राय शीत काल में या शरद ऋतु में, यह पवने प्राय शरद ऋतु में कहाँ वर्षा करवाएंगे? कोरोमंडल तट। हाँ, वर्षा कराने में तो क्या होती है, असमर्थ होती है, पर फिर भी भारत में कहाँ कोरोमंडल तट में वर्षा करवाती है। कारण है कि ये बंगाल की खाड़ी से नमी को धारण कर लेती है। समझ में आ गई ये चीज? अब हेडिंग डालो भारत की मानसून की विशेषताएं। भारतीय मानसून की विशेषताएं, ये विशेषताएं आप मुझे बताओगे कि क्या क्या विशेषता है। जैसे मैं यूपी 26 BNHCC से पूछूं आपके अंदर क्या विशेषता है, या आपके प्रिय दोस्त से पूछूं आपके अंदर क्या विशेषता है, तो आप मुझे बताओगे ना अपने अपने दोस्त की विशेषता। ऐसे भारत का मानसून आपका दोस्त है, उसकी एक एक विशेषता आप मुझे बताइए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट क्या है? पहली विशेषता इतना पढ़ने के बाद भी तुम लोग विशेषता नहीं निकाल पा रहे हो, तो फिर क्या निकाल पाओगे? मानसूनी वर्षा होती है, ठीक है। मानसूनी वर्षा पहली विशेषता है। भारतीय जलवायु की पहली विशेषता यहाँ पर मानसूनी प्रकार की जलवायु है। मानसूनी प्रकार की जलवायु में मानसूनी वर्षा होती है, जो क्या चलती है, 6 महीने स्थल से समुद्र और 6 महीने समुद्र से स्थल की होगी। मानसूनी वर्षा वाला क्षेत्र, पहली विशेषता में मानसूनी वर्षा वाला क्षेत्र। दूसरी बात, वर्षा की अवधि यहाँ पर कब से कब तक है? वर्षा की अवधि बताइए। मानसून आने से मानसून लौटने तक
यानी कि जून से सितंबर पहुंच जाएगा तो अक्टूबर। ठीक है, तो ऐसे लिखो यहाँ पर वर्षा प्रायः कब से कब तक होती है? जून माह से प्रारंभ होकर सितंबर माह तक, जून माह से प्रारंभ होकर सितंबर माह तक वर्षा। अब ये मत कहना मैडम वर्षा तो अभी भी हो रही है, कल भी बूंदाबांदी हुई है। इसका कारण कुछ और है, इसका कारण कुछ और है जो हम पढ़ेंगे। इसी में मैंने जो तुम्हारा जेट धारा ही नहीं लिखवाई है। जेट धारा भी क्या करता है? भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। कौन समझाते रहेंगे? अगला क्या लिख दिए हो? लिख लिए हो? इसके अलावा वर्षा यहाँ पर दो प्रकार से होती है ना, सर्दी और ग्रीष्म, है ना। ग्रीष्मकालीन वर्षा प्राप्त करता है और शीतकालीन वर्षा प्राप्त करता है। भारत की जलवायु में यहाँ ग्रीष्मकालीन वर्षा भी होती है और शीतकालीन वर्षा भी होती है। अब मैं एक स्टेटमेंट दूं, भारत में शीतकालीन वर्षा प्रायः ग्रीष्मकालीन की अपेक्षा अधिक होती है। आधे लोग तो स्टेटमेंट ही सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेटमेंट दिया क्या है। बताओ सौम्या, जो स्टेटमेंट दिया था वो सही था या गलत था? क्यों गलत था? क्योंकि मैम गर्मी के टाइम ज़्यादा बारिश होती है। हाँ, यानी ग्रीष्मकालीन वर्षा अधिक और शीतकालीन वर्षा कम होती है। अभी हम बताए नहीं है ग्रीष्मकालीन वर्षा कब होगी और शीतकालीन वर्षा कब होगी, ये हम धीरे-धीरे बस यही था। ऐसा नहीं है, बहुत इफेक्ट होता है, एक ही चीज नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं है यहाँ पर। अभी थ्योरी पढ़ोगे तुम लोग। वर्षा तो हमें पढ़ानी नहीं है क्योंकि हम दक्षिण पश्चिम मानसून एक दिन का लेक्चर तैयार करो, उसमें हम पढ़ा दिए हैं पूरा। एक लास्ट लेक्चर, इसके 5 लेक्चर है, 4 इसमें कंप्लीट करने हैं और एक पहले कंप्लीट कर चुके हैं उधर। वो हम पढ़ाने के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून तो हम पढ़ा चुके हैं। तुम लोग नहीं पढ़े, नहीं समझे तो हम क्या करेंगे? लिखिए चारों सीख वो हो गए। विशेषताएं लिख ली हो, क्या क्या लिखे हो? सबसे भयंकर विशेषता भारत में जो वर्षा होती है, वर्षा के टाइप कितने हैं पहले मुझे अब ये बताओ। वर्षा के प्रकार, कितने प्रकार की वर्षा होती है? 2 प्रकार। कौन सी? बस ये नहीं होता है। वर्षा के प्रकार होते हैं जिसमें संवहनी वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा होती है ना। अब ये बताओ, भारत में वर्षा जो कराने का कारण है, उच्चावच नहीं पड़ेगा तुम इसमें? नहीं, उच्चावच नहीं बताया। ठीक है, उच्चावच में क्या करते हैं? किसी भी स्तर में वर्षा की मात्रा को डिसाइड करते हैं। तो भारत में जो वर्षा होती है अधिकतर पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है। सबसे प्रमुख विशेषता है भारतीय वर्षा की क्या है? यहाँ पर संवहनी वर्षा नहीं होती है। संवहनी वर्षा कहाँ होती है? भूमध्य रेखा के पास, जहाँ तुरंत ही बादल बने और तुरंत ही वर्षा हो गई। यहाँ पर क्या होता है? जब पवनें नमी लेके आती हैं, पहाड़ों के सहारे, पर्वतीय ढाल के सहारे ऊपर उठती हैं और ठंडी होकर वर्षा कराती हैं। तो भारत में जो भी वर्षा होती है वो पर्वतीय वर्षा होती है। लिखो, भारत में प्रायः पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है। भारत में प्रायः पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है और ये भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। कभी स्टेटमेंट में आ जाए भारत में वर्षा प्रायः संवहनी प्रकार की होती है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। जितनी भी भारत में वर्षा हो रही होगी, अब यहाँ देखते जाओ, पर्वतीय आधार पर ही हो रही होगी। ठीक है, क्या बनाया है हमने? ये समझ लो, उच्चावच में खाई वाला तुम्हारा स्टेटमेंट जो था। बताओ
पश्चिमी घाट, ये क्या है पूर्वी घाट, ये विंध्य श्रेणी, अरावली, ये गिरनार की पहाड़ियाँ, और यहाँ पर आके हिमालय। अरे सतपुड़ा पूरा बाद में कर लेना, विंध्य सतपुड़ा ये सब हमने पूरी चीज़ नहीं बनाई है, सिर्फ क्या बना दिया है एक फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को समझाने के लिए बना दिया है। पर्वतीय प्रकार की वर्षा कैसे हुई ये चीज़ समझो। जब मानसून आता है तो पश्चिमी घाट के सहारे पूरा पश्चिमी तट पे वर्षा करवाता है, ठीक है, ये चीज़ हम समझाए हैं उस समय, देख लेना जाके वाला लेक्चर। और जब यहाँ से प्रवेश करता है तो गिरनार की पहाड़ियों में से टकराकर एक शाखा चली जाती है पाकिस्तान, और बाकी यहाँ करवाती है वर्षा, और बाकी शाखा क्या निकलती हैं समानांतर निकल जाती है किसके, अरावली के। अरावली के समानांतर निकलने के कारण राजस्थान में ये वर्षा नहीं कराती हैं। जब कोई चीज समानांतर निकलेगी तो क्या टकर, वही वाली बात है, टकराएंगे ना भाई, जब टकराएंगे तभी तो ऊपर उठेंगे, जब वो टकराएंगे नहीं सहारे से निकल जाएंगे तो कैसे होगा। अब मैं यहाँ पर इससे टकरा जाऊँ तो ये गिर जाएगा ना, अब मैं जब इससे समांतर निकल जाऊंगा तो कोई इफेक्ट पड़ा इस पे, तो फिर तो जब बादल में पवने समानांतर निकल गई अरावली के तो क्या वर्षा करवाएंगी, हिली ही नहीं हो तो क्या वर्षा होगी। तो यहाँ पर जब इसके सहारे आए, यहाँ से टकराए तो पश्चिमी घाट पे वर्षा करवाए, जब ये समानांतर निकल गई इधर जाके हिमालय से टकराई, पंजाब क्षेत्र में वर्षा करवाई, इधर पूरा उत्तराखंड यूपी इन क्षेत्रों में वर्षा करवाई। अब यहाँ से धारा प्रवेश कर गई अंदर, वो कहाँ करवाई, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में वर्षा करवाई। एक धारा यहाँ से निकली, दक्षिण पश्चिमी मानसून है, ये अरब शाखा है, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है। ये शाखा कहाँ गुजरी, ये आपके छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, गाड़ी खासो गारो खासी जैतिया वाले क्षेत्र में प्रवेश करवाएं। अब ये क्या है, कीपनुमा आकृति वाली है, ठीक है, यहाँ पर प्रवेश करने के लिए रास्ता है पर एग्जिट करने के लिए रास्ता नहीं है। जब पवनें यहाँ से प्रवेश कर जाती हैं, नमी युक्त पवनें यहाँ से प्रवेश कर जाती हैं तो इसी क्षेत्र में ट्रैक की तरह क्या हो जाती हैं, फंस जाती हैं, फंस के इसी स्थान पर सर्वाधिक वर्षा कराती हैं। समझ में आ गया। भारत में जितनी भी वर्षा हो रही है सब पर्वतीय वर्षा हो रही है, कोई भी समपहनी वर्षा नहीं हो रही। इसके अलावा भारत में जो वर्षा होती है वो चक्रवाती वर्षा भी होती है, ठीक है। चक्रवाती वर्षा का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है तो आपके बंगाल की खाड़ी में अधिकतर चक्रवात उठते हैं और जो आपके पूर्वी तट पर वर्षा करवाते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश वाले तटों पर वर्षा होती है, किसमें, चक्रवाती वर्षा, ठीक। मेनली वर्षा कहाँ से हो रही है आपकी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा से और पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है। लिख लिए हो, चलो अब मैं हेडिंग डाल लो, भारत की जलवायु संबंधित सिद्धांत, भारत की जलवायु संबंधित सिद्धांत। अब भारत की जलवायु तुमको तो पता चल गई ना कैसी है, कैसी है भारत की जलवायु, मानसूनी जलवायु है। तो कई हमारे दिग्गज नेता नहीं कहेंगे, भौगोलिक शास्त्रियों ने क्या करी है, अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं। जैसे आप लोग भी कई विद्वान लोग होते हो जो टिप्पणियां करते रहते हो किसी न किसी टॉपिक पर लेकर, करते हो कि नहीं करते हो। पुराने बच्चे तो बहुत करते हैं, नए करते हो या ना करते हो, हैं होती है तो हमको पता है, अरे नस नस से बातें करें, ऐसे थोड़े तो यहाँ पर आए हैं, है ना, बहुत टिप्पणियां होती हैं और ऐसी वैसे भी बहुत बेहतर लिखो तो हाँ खतरनाक वाली टिप्पणियां और रहते रहते चिन्ह हरा हो गए कोई फर्क नहीं पड़ता। कहावत सुनी हो ना, कौन सी, नहीं भौंकते रहते हैं और बस खाते चला जाता है। हमारी मम्मी बहुत कहानियां सुनाती थी, जैसे कई बार होता है ना बहुत से लोग कहते रहते हैं तो रास्ते में कई लोग होता है कि बहुत कमेंट पास करेंगे पर आपको उनके कमेंट पे ध्यान नहीं देना, अपने काम से काम मतलब रखो। जब आप अपने काम से मतलब रखोगे तभी आप कुछ प्राप्त कर पाओगे, अदरवाइज इधर उधर की फालतू बातें। रिश्तेदारी वो नहीं आ रही, देखो क्या नाम है उसका, नेहा कहती रिश्तेदार मैडम आके दिमाग खराब करते हैं। अरे रिश्तेदारों का काम ही यही है, क्यों उनकी बातें सुनना है। खैर पर मेरे रिश्तेदार ऐसे नहीं है, सच में बहुत लकी है हमारे रिश्तेदार ऐसे नहीं है कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता। जब पता है ना इन्हें फर्क ही नहीं
बातों को ध्यान दे रहे हो, है ना? समझ में आ गया? कोई आपको तब तक पिंच करेगा जब तक उसको पता है कि आपकी बातों से उसकी बातों से आपको इफेक्ट पड़ रहा है। जिस दिन आपको वो चीज पढ़ना बंद हो जाएगी, इंसान बोलना बंद कर देगा। तो रिश्तेदारों का भी यही है कि जब तक आप उनके दिमाग, उनकी बातें सुनोगे तब तक आपको इफेक्ट पड़ेगा। और चलो अब हम भौगोलिक शास्त्र पर आ जाते हैं, जो हमारे थ्योरी सिद्धांत दिए गए हैं। पहला सिद्धांत है परंपरागत, या देखो पहला सिद्धांत देखो, परंपरागत या थर्मल को क्या बोलेंगे? ताप, हाँ तापीय सिद्धांत। परंपरागत या तापीय सिद्धांत पहला सिद्धांत है। आज सिद्धांतों के नाम लिख लो, लेक्चर बहुत ज्यादा, कितना टाइम हो गया है, फिर सभी लेट हो जाते हैं। हाँ बस इसको नाम लिख दो, उसके बाद पॉज करो। लिख दिया? भूतापीय सिद्धांत, तापीय सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत